कहानियों के आपके चैनल कथा कहानी किस्सा में आप सबका स्वागत है। गलत काम का अपराध बोध किसे नहीं होता। कोई चालाकी से इसे भूलने की कोशिश करता है तो कोई इसके बोझ तले पागल हो जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। प्रस्तुत है एडगर एलन पो की अंग्रेजी कहानी द टेल टेल हार्ट की हिंदी प्रस्तुति दिल का गुनाह। ये एकदम सच है। मैं बहुत बेचैन था और अभी भी बहुत बुरी तरह घबराया हुआ हूं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे पागल कहोगे। बीमारी से मैंने अपने होश खोए नहीं हैं, बल्कि इससे मेरे सोचने समझने की ताकत पहले से तेज ही हुई है। मेरे सुनने की शक्ति पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। मैं स्वर्ग और इस धरती की सभी आवाजों को साफ साफ सुन पा रहा हूं। नरक की कई बातें भी मुझे सुनाई पड़ रही हैं। फिर मैं कैसे पागल हो सकता हूं? ध्यान लगाकर मेरी बात सुनो। देखो, मैं कितने इत्मीनान और सहजता से तुम्हें पूरी कहानी सुना सकता हूं। यह कहना बहुत कठिन है कि सबसे पहले मेरे दिमाग में यह विचार कब आया। लेकिन एक बार मेरे दिमाग में आने के बाद ये बात रात दिन मुझे सता रही थी। इस तरह का मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। किसी तरह का कोई मनोविकार हो ऐसी बात भी नहीं थी। मैं बूढ़े को प्यार करता था। उसने मुझसे कभी कोई गलत व्यवहार भी नहीं किया था। उसने मेरा कभी अपमान किया हो ऐसा भी मुझे याद नहीं। उसके धन दौलत की मुझे कोई चाह नहीं थी। जहां तक मैं सोचता हूं ये उसकी आंखें थीं। हां, इन आंखों की वजह से ही मैं परेशान था। उसकी गिद्ध जैसी आंखें थीं। उसकी नीली आंखों पर पीले रंग की हल्की सी छाया थी। ऐसा लगता था कि इन आंखों पर हल्की सी एक झिल्ली चढ़ी हुई है। जब भी बूढ़े की आंखें मुझे देखती तो मेरे खून में एक सर्द लहर सी दौड़ जाती थी। धीरे धीरे सोच विचार के बाद ही मैंने यह निर्णय लिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस बूढ़े की जान ले लूंगा। ऐसा करके ही मैं हमेशा के लिए बूढ़े की इन आंखों से छुटकारा पा सकता था। अब बात यह है कि तुम मुझे पागल समझ सकते हो, लेकिन पागल तो कुछ भी नहीं जानता। तुम मुझे देख चुके हो। तुमने देखा है कि मैं कितनी समझदारी से आगे बढ़ता हूं। पूरी सावधानी, योजना और गोपनीयता से मैं अपना काम करता हूं। बूढ़े के कत्ल से पहले वाले हफ्ते में मेरे मन में उसके लिए जो दया की भावना पैदा हुई वो पहले कभी मुझे महसूस नहीं हुई थी। हर एक रात मैं उसके दरवाजे की चटकनी को बहुत ही आहिस्ता से खोलता था। दरवाजे के अंदर अपने सिर को घुसा लेने लायक जगह जब मैं बना लेता था, तब मैं लालटेन की रोशनी को इतना कम कर देता कि जरा सी भी रोशनी बाहर न जा पाए। इसके बाद मैं अपना सिर चुपचाप दरवाजे के अंदर कर देता था। अगर तुम ये देख लेते कि मैं कितनी चालाकी से ये काम करता हूं तो तुम्हें यकीन न होता। मैं ये काम बहुत ही खामोशी के साथ करता था। मैं नहीं चाहता था कि बूढ़े आदमी की नींद में किसी भी तरह का खलल पैदा हो। दरवाजे के अंदर अपना सिर घुसाने और उसके बाद बूढ़े को सही ढंग से देख पाने तक मुझे लगभग 1 घंटा लग जाता था। बूढ़ा अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटा रहता था। क्या कोई पागल आदमी इतनी चतुराई से सब कर सकता है? जब मेरा पूरा सिर कमरे में घुस जाता था, मैं चुपचाप लालटेन की रोशनी को बहुत ही कम बढ़ाता। ये काम मैं इतनी सावधानी से करता था कि फर्श पर लगी लकड़ी से जरा सी भी आवाज पैदा न हो। मैं रोशनी को केवल उतना ही बढ़ाता था जितने से गिद्ध जैसी आंख पर केवल हल्की सी एक किरण पड़े। मैं 7 रातों तक यही करता रहा, हर रात लगभग आधी रात के आसपास। लेकिन मैंने देखा कि बूढ़े की आंखें हमेशा बंद रहती थीं, इसलिए काम को अंजाम देना नामुमकिन हो गया था। मेरा झगड़ा बूढ़े के साथ था ही नहीं, मैं तो उसके गिद्ध जैसी भुतहा आंखों से परेशान था। जैसे ही सुबह होती मैं बूढ़े के कमरे में बेधड़क घुसता और प्यार से उसका नाम लेकर पूछता कि उसकी रात कैसे बीती। मैं बूढ़े को होशियार आदमी मान लेता अगर वो ये अंदाज लगा लेता कि उसके सोने के बाद मैं हर रात 12 बजे उसके कमरे में घुसता हूं। 8वीं रात दरवाजा खोलते समय मैं और दिनों के मुकाबले ज्यादा ही सावधान था।
घड़ी की सुइयां भी मेरे हाथों से अधिक तेज चल रही थीं। उस रात से पहले मैंने कभी भी अपनी शक्ति और अक्लमंदी की सीमाओं की विशालता को महसूस नहीं किया था। अपनी जीत के विचार को मैं मुश्किल से संभाल पा रहा था। बूढ़े को सपने में भी मेरे काम और मेरे विचारों के बारे में पता नहीं चल पाएगा। अपनी इस जीत पर मुझे हल्की सी हंसी आ गई। शायद उसने मुझे सुन लिया और बिस्तर पर ऐसे करवट बदली जैसे वो चौंक गया हो। तुम सोच रहे होगे कि मैं पीछे हट गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसके कमरे में एकदम गहरा अंधेरा छाया हुआ था। चोरों के डर से दरवाजों को बंद कर दिया गया था। क्योंकि बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं समझ गया था कि वो मुझे देख नहीं पाएगा। मैंने बहुत ही धीरे धीरे दरवाजे को खोला। मैंने अपना सिर दरवाजे के अंदर की तरफ कर दिया था और मैं लालटेन को तेज करने ही वाला था। अचानक मेरे हाथ से चटकनी फिसल गई और बूढ़ा अपने बिस्तर पर बैठकर जोर से चिल्लाया, कौन है? कौन है वहां पर? मैं एकदम दम साधे खड़ा रहा और मैंने कुछ भी नहीं बोला। करीब करीब पूरे 1 घंटे तक मैं चुपचाप बिना कोई आवाज किए वहीं पर खड़ा रहा। मैंने अपने शरीर को जरा सी भी हरकत नहीं करने दी। वो अपने बिस्तर पर बैठा ठीक उसी तरह से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था जैसा मैं पिछले 7 दिनों से कर रहा था। ये आहट आने वाले मौत के कदमों की थी। तभी मुझे एक हल्की सी कराह सुनाई दी। ये वैसी आवाज नहीं थी जो दर्द और दुख में निकलती है। नहीं नहीं, मुझे पता था ये मौत की कराह है। ये दबी हुई गले से निकलने वाली घुटी घुटी सी आवाज थी। ऐसी आवाज तभी निकलती है जब आत्मा भयाक्रांत हो जाती है। मैं इस आवाज को अच्छी तरह पहचानता हूं। कई रातों में जब दुनिया सोई हुई होती थी, मैंने अपने अंदर से इस तरह की आवाज को उठते हुए सुना है। इसकी गहरी भयानक गूंज के आतंक से मैं दहल उठता था। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे पता था कि बूढ़ा इस समय क्या महसूस कर रहा है। मेरा दिल उसके लिए दया से भर गया, लेकिन मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। मुझे पता था कि जब से उसने हल्की सी आवाज सुनी थी, तब से ही वो जागा हुआ था। उसी क्षण से उसका डर लगातार बढ़ रहा था और उस पर हावी हो गया था। वो कोशिश कर रहा था कि वो इस डर को बेकार मानकर उस पर जीत हासिल कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो खुद से कह रहा था, अरे ये कुछ नहीं है, चिमनी की हवा का शोर है, या शायद झिंगुर की आवाज थी जो अब चुप हो गया है। हाँ, वो अपने आप को इस तरह की कल्पनाओं से बहलाना चाह रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे शिकार की तरफ बढ़ती मौत की काली छाया अब उसे ढक चुकी थी। बूढ़े ने ना तो मुझे देखा था और ना ही कुछ सुना था, लेकिन समझ में न आने वाली इस छाया की उपस्थिति से ही बूढ़ा अनुमान लगा चुका था कि कमरे में कोई है। बहुत देर तक धैर्य से इंतजार करने के बाद मैंने धीरे धीरे लालटेन की रोशनी बढ़ानी शुरू की। आप कल्पना नहीं कर सकते कि मैंने कितने धीरे धीरे लालटेन की बत्ती को ऊपर किया। फिर मकड़ी के जाले में लगे तार जैसी पतली रोशनी की एक लकीर गिद्ध जैसी आंख पर पड़ी। यह आंख खुली हुई थी, पूरी तरह से खुली हुई थी। इसे देखते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। मुझे फीकी सी पड़ गई नीली आंखें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। इन आंखों पर एक झिल्ली मुझे दिख रही थी जो मेरी हड्डियों में कंपकपाहट पैदा कर रही थी। आंखों के अलावा मैं बूढ़े आदमी का शरीर या उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। शायद इसकी वजह यही थी कि मैंने रोशनी की लकीर को केवल आंखों पर ही केंद्रित कर दिया था। मैं तुमको बता ही चुका हूं कि जिसे तुम पागलपन कह रहे हो वो मेरी चेतना का पैनापन ही है। तभी मुझे एक कमजोर और हल्की सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज ऐसी ही थी जैसे किसी घड़ी को रुई में लपेटने के बाद सुनाई देती है। मैं इस आवाज को पहचान रहा था। ये बूढ़े के दिल के धड़कने की आवाज थी। इसने मेरे गुस्से को और बढ़ा दिया। इसके बावजूद मैं स्थिर और चुपचाप खड़ा रहा। मैं सांस भी पूरी तरह से नहीं ले पा रहा था। मैं चुपचाप लालटेन लिए खड़ा था। मेरी कोशिश थी कि मेरे बिना हिले डुले बूढ़े के ऊपर रोशनी पड़ती रहे। इसी बीच दिल की धड़कनें हर क्षण बढ़ती जा रही थीं और उनकी आवाज भी तेज हो रही थी।
इस समय तक बूढ़े का डर चरम पर पहुंच चुका होगा। धड़कनों की आवाज बढ़ती जा रही थी, लगातार बढ़ रही थी। तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था कि मैं बहुत घबराया हुआ था। सच में मैं बहुत परेशान हो गया था। रात के इस पहर पुराने से घर के इस भयावह सन्नाटे में लगातार बढ़ रही इस डरावनी आवाज ने मुझे अंदर तक आतंक से भर दिया। फिर भी मैं कुछ और मिनट तक एकदम चुपचाप जहां खड़ा था वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन दिल की धड़कन तेज और तेज होती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि दिल अब फटने ही वाला है। अब मुझे एक और घबराहट हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पड़ोसी इन आवाजों को सुन लेगा। बूढ़े की मौत आ पहुंची थी। मैंने लालटेन को पूरी तरह रोशन कर दिया। बूढ़ा जोर से चीखा। एक बार, केवल एक बार। मैंने झटके से उसे खींचकर फर्श पर गिरा दिया और उसके ऊपर भारी पलंग रख दिया। अब तक मैं जो कुछ कर चुका था उस पर मैं संतोष के साथ मुस्कुरा दिया, लेकिन दिल की धड़कनें इसके बाद भी हल्की आवाज में मुझे सुनाई पड़ रही थीं। लेकिन मुझे इनकी अब चिंता नहीं थी। मुझे पता था कि ये दीवार की दूसरी तरफ नहीं सुनाई देंगी। कुछ ही देर में आवाज आनी बंद हो गई। बूढ़ा अब मर चुका था। मैंने पलंग को एक तरफ हटाया और बूढ़े की लाश को देखा। हाँ, ये पक्का मर चुका था। मैंने उसके दिल के ऊपर हाथ रखा और बहुत देर तक उसे वहीं दबाए रखा। किसी भी तरह की धड़कन अब नहीं सुनाई दे रही थी। वो खत्म हो चुका था। मैंने सोचा उसकी आंखें अब मुझे परेशान नहीं कर सकेंगी। अगर तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि मैं पागल हूं, तो तुम जल्दी ही अपना ये विचार बदल दोगे। अब मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि लाश को मैंने किस होशियारी के साथ छिपाया। रात बीतती जा रही थी और मैंने अपना काम तेजी लेकिन शांति के साथ किया। मैंने लाश के पैर, बाहें और सिर काटकर अलग अलग कर दिए। मैंने फर्श में लगे 3 तख्ते उखाड़े और वहां जो खाली जगह बची उसमें बूढ़े के शरीर के अंगों को डाल दिया। उसके बाद मैंने बहुत सफाई से तख्तों को वहीं पर फिट कर दिया। किसी को भी अब उसका पता ही नहीं चल पाएगा। बूढ़े की शातिर निगाहें भी कोई अंदाज नहीं लगा पाएंगी। पानी से साफ करने के लिए कमरे में कुछ था ही नहीं। कोई दाग, खून का कोई धब्बा सफाई के लिए नहीं बचा था। मैंने इस संबंध में पूरी सावधानी रखी थी। जब यह सब काम खत्म हुआ, बाहर अंधेरा ही था, लेकिन सुबह के 4 बजने वाले थे। जैसे ही घड़ी ने 4 बजाए, मेरे घर के बाहरी दरवाजे को किसी ने खटखटाया। मैं बिना किसी चिंता के आराम से दरवाजा खोलने के लिए नीचे गया। अब मेरे लिए चिंता की कोई बात ही नहीं थी। दरवाजे पर 3 लोग खड़े थे जिन्होंने खुद को पुलिस अधिकारी बताया। उनके अनुसार पड़ोसी ने रात को चीख सुनी थी। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। इन पुलिस अधिकारियों को कहा गया था कि वो इस मकान की तलाशी लें। मैं मुस्कुराया। मुझे अब किस बात से डरने की जरूरत थी। मैंने अधिकारियों को आदर के साथ अंदर बुला लिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं भी कई बार रात को नींद में डरावना सपना देखकर चीख पड़ता हूं। मैंने उनसे कहा कि बूढ़ा कहीं बाहर गया हुआ है। मैंने उन्हें पूरा घर दिखाया और उनकी मदद की। मैं उन्हें बूढ़े के कमरे में भी ले गया। मैंने बूढ़े का सुरक्षित रखा कीमती सामान भी उन्हें दिखाया। अपने उत्साह में मैं इस कमरे में कुछ कुर्सियां भी ले आया और मैंने इन अधिकारियों को आराम से बैठने के लिए कहा। मैं आत्मविश्वास से इतना भर गया था कि मैंने अपनी कुर्सी ठीक उन्हीं तख्तों के ऊपर लगाई जिनके नीचे बूढ़े की लाश दबी थी। अधिकारी संतुष्ट नजर आ रहे थे। मेरे व्यवहार से वो निश्चिंत हो गए। मैं बहुत आराम से उनके साथ बातचीत कर रहा था। वो बैठे रहे और हम लोग अलग अलग तरह की बातें करते रहे। लेकिन थोड़ी देर में मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है और मैं अब चाह रहा था कि वो लोग चले जाएं। मेरे सिर में दर्द हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि मेरे कानों में कोई आवाज आ रही है। लेकिन वो अधिकारी बैठे रहे और बातचीत करते रहे। मेरे कानों में पड़ने वाली आवाज अब साफ और तेज होती जा रही थी। मैंने सामान्य होकर बातचीत करने की कोशिश की ताकि इस बेवजह की आवाज पर ध्यान न दे सकूं। लेकिन ये आवाज लगातार आ रही थी और तेज भी होती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था यह आवाज मेरे कानों में नहीं है। मेरा रंग अब पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन मैं अब और ऊंची आवाज में
तेज तेज बोलने लगा, पर यह लगातार आ रही आवाज बढ़ती जा रही थी। अब मैं क्या करूं? ये धीमी धीमी सी कमजोर पर लगातार चलने वाली आवाज थी। ये वैसी ही हल्की सी आवाज थी जैसे किसी घड़ी को रुई में लपेट देने के बाद आती है। मुझे अपना दम घुटता हुआ सा महसूस हुआ, लेकिन अधिकारियों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैं अब और तेजी से और जोर से बोल रहा था, लेकिन ये आवाज बढ़ती ही जा रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। मैं जिन तख्तों के ऊपर बैठा था उन पर मैंने अपनी कुर्सी को जोर से खींचा, लेकिन आवाज पीछा नहीं छोड़ रही थी और लगातार बढ़ती जा रही थी, और तेज और तेज। मेरे सामने बैठे अधिकारी इस सब के बावजूद बड़े प्यार से बातें कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। क्या ऐसा हो सकता था कि उनके कान में कोई आवाज नहीं पड़ रही थी? हे भगवान, नहीं, उन्हें भी आवाज सुनाई पड़ रही थी। उन्हें पता चल चुका था, उन्हें मुझ पर शक हो रहा था। वो अब मेरे डर का मजाक उड़ा रहे थे। मैं क्या करूं? इन बुरे हालात से तो कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा अच्छी होती। ये अधिकारी मेरे साथ अब जो मजाक कर रहे थे, मेरा जो उपहास कर रहे थे, वो सहन नहीं हो रहा था। मैं अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट अब नहीं रख सकता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जोर से चिल्लाने लगूं या फिर मर जाऊं। और अब फिर से वही आवाजें तेज हो रही हैं और तेज हो रही हैं और तेज। मैं जोर से चिल्लाया, बदमाशों, अब ज्यादा ढोंग मत करो। मैं हत्या का अपराध स्वीकार करता हूँ। इन तख्तों को यहाँ से उखाड़ो। यहीं पर यह घिनौना दिल धड़क रहा है। यहीं पर। दिल का गुनाह। अभी आप एडगर एलन पो की अंग्रेजी कहानी द टेल टेल हार्ट की ये हिंदी प्रस्तुति सुन रहे थे। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।